नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुखर संवाद आपको खबरों से अपडेट कराता है, खबरें वही जो आपके जीवन के लिए हैं जरूरी। तो आज का मुद्दा ये है कि झारखंड में जिस तरह से आदिवासियों की ज़मीन को लेकर मुद्दा गरमाता जा रहा है और ख़ासकर राजधानी रांची में कहें कि अगर 90% जो अपराध होते हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। ज़मीन का विवाद के कारण विभिन्न तरह की हत्याएं हो रही हैं और कई प्रकार के अपराध इससे पनप रहे हैं। ऐसे में जो जानकारी के अनुसार राजधानी रांची के न्यायालय में कई हजार जो मुकदमे हैं आदिवासी ज़मीन के वो लंबित हैं। हमारे साथ इस समय आरजेडी के नेता मुस्तफ़ा अंसारी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इसमें है। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं मुस्तफ़ा अंसारी और ग्रामीण इलाके से भी आते हैं, उन इलाकों से जहां आदिवासियों की जनसंख्या भी है। और ऐसे में जो मामला है, जो आदिवासियों के नाम पर लोग कई संस्थाएं खुल गई हैं, कोई सरना समिति चला रहा है तो कोई और संस्था चला रहा है। मैं कई संस्थाओं को भी जानता हूं जहां धड़ल्ले से ये व्यापार भी बन चुका है। ऐसे में मुस्तफ़ा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को जोहार करता हूं। मुस्तफ़ा जी, आपको लगता है कि जो झारखंड में जो मामले हैं ज़मीन से जुड़े हुए, खासकर आदिवासी ज़मीन की बात मैं करूं तो आदिवासी ज़मीन से जो जुड़े मुद्दे होते हैं, हाल में करमटोली में जो एक विवाद हुआ था उसमें सरना समिति ने वहां पर दखल की या कहा जाए कि जो एंट्री की, उसके बाद ये झगड़े के रूप में, विवाद के रूप में तब्दील हो गया। इस तरह से कई हजार मामले राजधानी रांची में हैं। आपको क्या लगता है कि राजधानी रांची में जो आदिवासियों की ज़मीनें हैं वाकई में गैर आदिवासी दखल कर रहे हैं, जो आरोप लगता रहा है, ऐसा होता है क्या? देखिए, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो है आदिवासियों के ज़मीन में गैर आदिवासी जो है बलपूर्वक कब्जा कर रहे हैं या दखल कर रहे हैं, ये मैं सरासर इसको गलत मानता हूँ। मुझे याद है, और मेरा भी उम्र काफ़ी हो गया है, मैं बहुत करीब से जो है आदिवासियों का ज़मीन को देखा हूँ कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से आदिवासियों की ज़मीन की खरीद बिक्री जो है गुड फेथ में एक सादा जो है हुक्मनामा के जरिए जो है खरीद बिक्री हो रहा था। और अगर सही माने में कहा जाए तो आदिवासी की जमीन की जो बात है वो जो खरीदने वाले आदिवासी के पास नहीं गए हैं, वो बिक्री करने के लिए आदिवासी खुद जो है उनके पास गए हैं। और वो आदिवासी जिन्होंने जमीन दिया है, आज वो बिल्कुल जो है घर मकान बना करके लेने वाला आदमी आराम से रह रहा है। लेकिन कुछ लोग इसको जानबूझ करके ये एक हवा देने का कोशिश किया जा रहा है कि गैर आदिवासी जो है आदिवासी की जमीन को बलपूर्वक लूट रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। अभी आपने बताया कि झारखंड के खास करके रांची में कि इतना जो है लंबित है मामला। आप बताइए, जो आदिवासी का जमीन में लगभग 30 साल 35 साल से जो है घर और मकान बना करके रह रहा है, पक्का मकान बना करके रह रहा है, और कोर्ट उसमें आदेश दे दिया है कि भाई इसका जो है दखल दयानी किया जाए, लेकिन उसमें जो घर मकान बना करके सभी बाल बच्चों जो 30 साल 35 साल से जो है रह रहा है, कैसे इतना जल्दी उसको आप खाली करवा सकते हैं? कितना कैसे वो आदमी जो है निकल सकता है? वो जमीन खरीदारी, जो भी जमीन खरीद किया है, जो भी आदिवासी से लिया है, आदिवासी लोग जो है गुड फेथ में जो है विश्वास में लेकर के लोगों को जमीन दिया है और वो खुशामद करके दिया है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, 1947 में जब हिंदू मुसलमान का राइट हो गया और जब भाग करके मेरे गांव में जब लोग चले गए तो वहां का जो आदिवासी पहान लोग हैं वो लोग मेरे घर पर आए और बोले, दादा ये जैसे कि भागल पराल आदमी है को इके दे दी, हम जमीन दे दे कर में पुण्य होते। तो हमारे दादाजी बोले कि देखो, आदिवासी का जमीन है, तुम लोग अभी दे दे रहो, लेकिन तुम्हारा जो बाल बच्चा होगा, नाती पुता होगा, वो आके कहेगा कि नहीं, हमारा जो है जमीन ठग करके ले लिया। बोला कि थूकल थूक के नहीं चाटबू दादा, हमें जब दे लियो तो दे लियो। और वही जो है कि आज 1947 से लेकर के 1967 में भी और 1947 से भी खरीद बिक्री होते चले आ रहा है और लोग 40 साल से 30 साल से घर और मकान बना करके जो है लोग रह रहे हैं। अभी विभिन्न संगठन जो है बना करके और लोग जाते हैं और जबरदस्ती कब्जा करने का कोशिश करते हैं। तो ये सरासर गलत है। अगर मान लिया जाए कि आप न्याय प्रक्रिया को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो कोर्ट से आप उसको जो है डिग्री होने दीजिए, उसके पक्ष में आने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई शुरू कीजिए। अभी जमशेदपुर का एक मामला मेरे पास आया था जिसमें करीब 1 एकड़ 7 डिसमिल में घर और मकान बना हुआ है, पूरा जो है बिल्डिंग बना हुआ है। उसमें जो है SAR से जो फैसला हो गया, उसके नाम पर दखल दयानी का आदेश हो गया, लेकिन न तो पुलिस करा पाई है और नहीं जो है कि वो वहां का CO करा पाए। सवाल ये उठता है कि वहां पर जब आदमी घर और मकान बना करके बाल बच्चों के साथ जो है
इतना दिनों से रह करके आ रहा है, उस पर जा करके दखल देहानी कराना, उसको कराना, ये तो नहीं है। अभी हाल में हमने अखबार में देखा था कि वो आया था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि अगर क्यों न गलत है सही, लेकिन अगर वो 12 साल से घर और मकान बना करके रह रहा है तो उसको आप खाली नहीं करा सकते हैं। तो सवाल इसलिए हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब 12 साल से कब्जा करके वो रह रहा है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जो विक्रेता है, आदिवासी जो है लोग, यहाँ के सीधे साधे लोग हैं, वो जो है एक विश्वास में उनको दे दिया है। तो इसीलिए वो लोग जो है नई बात को उठाए यार 12 साल तक आज जो है कि जो कब्जवारी है उसको कोर्ट बोलता है कि 12 साल से अगर उसका कब्जा है तो वो कब्जा सही है। लेकिन ये बड़ा सवाल होता है कि जो CNT एक्ट है, CNT एक्ट का 1908 की जो धारा है, उस धारे में उपधारा है जो 46 धारा की उपधारा 1 के उल्लंघन के विरुद्ध जो एक SR कोर्ट में किया जाता है, भूमि वापसी की कार्रवाई की जाती है। और SR कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन अंचलाधिकारी द्वारा भौतिक दखल के रूप में किया जाता है। तो ऐसे में आप कैसे ये जायज करा सकते हैं कि जो भौतिक जो कानून है CNT एक्ट, उसका तो उल्लंघन होता है, तो उल्लंघन को लेकर क्या कानून को तोड़ने का अधिकार है क्या इसमें? देखिए, जहां तक कानून तोड़ने की बात है जी, ठीक है, मैं मानता हूं कि जो आदमी जमीन खरीदा वो तो कानून को तोड़ करके वो ले लिया, लेकिन जो आदमी बेचा, क्या वो कानून का उल्लंघन नहीं किया? कि जब उनको बेचने का राइट नहीं था, वो भी जानते थे कि हमको जो है आदिवासी का जमीन को बेचने का राइट नहीं, तो वो कैसे बेच दिए? इसका मतलब है कि उनको जरूरत था। और मैं देखा हूं, अपने नजरों से देखा हूं कि कहता है कि दादा नियम कानून के छोड़, हम तो कहते जमीन देवती तो हमको पैसा दे। और वो जो दुख में, मुसीबत में, शादी में, ब्याह में, हर तरह के टाइम में जो है वो पैसा लिया और पैसा लेकर के आदिवासी उनको जमीन दिया। लेकिन जो लोग जमीन दिया वो कभी नहीं चाहते कि केस मुकदमा हो, लेकिन कुछ बिचौलिया टाइप के आदमी है, कुछ जो है जमीन का जो है दलाल लोग है, वो लोग जा करके एक भाया दोहन करने के लिए, पब्लिक को प्रताड़ित करने के लिए ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। और इसी वजह से आज जो है झारखंड में जमीन के नाम पर इतना अपराध बढ़ गया है और मर्डर हो रहा है। कोई भी आदमी आप बताइए, आज से 35 साल 40 साल पहले जमीन लिया है और घर मकान बना करके रह रहा है, बाल बच्चे सहित रह रहा है, उसको टॉर्चर करिएगा, उसको खाली करने के लिए करेगा तो स्वाभाविक है उसका जो है रिवोल्ट करेगा या करेगा आदमी, क्यों नहीं करेगा? लेकिन इसका ये तो सामाजिक समस्या, कानून अगर ज़्यादा दखल करता है समाज में तो सामाजिक समस्या भी उत्पन्न होती है इससे। तो समाज को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या वाकई में जो CNT एक्ट को और कड़ाई से लागू करनी चाहिए, या इसका सॉल्यूशन क्या है आपके नज़रों में? क्या दिखाई देता है इसमें? देखिए, ये जो जैसे कानून की बात आपने कहा जी कि भाई जैसे कि कानून में ये प्रावधान है, हम कहते हैं कि अभी जमशेदपुर का एक मामला 1 एकड़ 60 डिसमिल का, उसमें घर और मकान बना हुआ है, कानून के अंतर्गत वो जो है खरीद बिक्री नहीं किया, गैर कानूनी ढंग से लिया, तो 2 साल से आप उसमें जो है दखल देहानी क्यों नहीं कराने सक रहे? दखल देहानी तो कराना चाहिए आपको। प्रशासन क्यों कमजोर हो गई? बगल में आपको रांची का जो है वो हर मुंह में ले लीजिए, 28 घर में दखल देहानी करने की बात थी, पूरा पुलिस और प्रशासन लेकर के गया था, कहाँ जो है दखल देहानी करवा सका? इसलिए कि वहां भी तो इतने लोग बना करके रह रहे हैं। अगर जहां तक दखल देहानी की बात है या आदिवासी की जमीन को जो है गैर कानूनी ढंग से खरीद और बिक्री करने की बात है, तो वो जो है ठीक है, कानून का उल्लंघन है। अभी चले जाइए ना, आप कांटा टोली में चले जाइए, हिंदपीढ़ी में चले जाइए, हरमू में चले जाइए, पूरे झारखंड में आप चले जाइए, पूरे झारखंड में आदिवासी लोग जो है नन आदिवासी को दे रहा है जमीन और जैसे कि ले रहा है और खरीद बिक्री कर रहा है और घर और मकान बना करके रह रहा है। तो कानून में अगर इस तरह का क्या आदिवासी लोग पढ़े लिखे नहीं है? वो भी तो पढ़े लिखे हैं, वो भी तो जानते हैं कि हम जो जमीन बेच रहे हैं वो गैर कानूनी ढंग से बेच रहे हैं, तो वो भी तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। क्यों बेचने दिया जा रहा है उनको, और क्यों जैसे खरीद बिक्री जो है सादा बिक्री पट्टा में हो रहा है? इस पर रोक लगाना चाहिए सरकार को। सरकार तो बहुत सारा नियम और कानून को जो पालन कर रखते हैं, लेकिन पालन कहां से हो पाता है? सरकार खुद पालन नहीं करा सकती है। अरे जन भावना, अभी अगर मान लिया जाए कि एक गांव में 1000 घर बना हुआ, अगर सबको आप खाली कराने के लिए जाइएगा तो आदमी को उत्तेजित होगा कि नहीं होगा? उत्तेजित होता है, स्वाभाविक देखने को मिल रहा है झारखंड में। उसी का नतीजा है कि आज देखिए अपराध इतना जो है पनप गया है और गोली लोग मार दे रहा है। कोई आदमी पैसा दे करके लिया, ठीक है, रजिस्ट्री उसकी नहीं हुई, लेकिन पैसा तो वो दिया और पैसा देकर के वो जमीन को लिया, और जमीन लेने के बाद उस पर जो इस तरह का एलिगेशन किसी भी व्यक्ति पर लगाया जाता है कि दबंगों द्वारा जो है कि इसको लूट लिया गया, ये सरासर गलत है। कोई दबंगई नहीं किया, अगर एकाध सैकड़े में एकाध कोई किया होगा तो किया होगा, लेकिन अगर आप उस जमीन में जाइएगा, उसकी गहराई में जाइएगा, खतियान लीजिए और खतियानी रैयत से आप पूछिए कि इसमें आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला। देखिए, आपको बोलेगा कि नहीं हमको पैसा मिला है, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो है दलाली करने के लिए जो जमीन की है पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपका घर तोड़वा देंगे, आपको घर को जो है डिमोलिश करवा देंगे, आपको घर को खाली करवा देंगे। ये सब जो है धमकी दिया जाता है और पैसा का जो भया दोहन का किया जाता है। सरकार को वैसे लोगों पर भी रंगदारी का केस करना चाहिए। देखिए, ये तो बातें
एक आम आदमी की हो गई, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों की भी शिकायतें आती रहती है। जो झारखंड के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ भी जो CNT एक्ट के उल्लंघन का मामला आता है। आप अगर बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन भी सोहराय भवन है। सोहराय भवन में अगर कोई व्यक्ति एक थाने से दूसरे थाने में नहीं ले सकता है, ऐसा एक्ट में प्रावधान है। लेकिन सोहराय भवन को भी कल्पना सोरेन के नाम से लिया गया है, जो मुख्यमंत्री की पत्नी है। वहीं मेनन एक्का जो एनोस एक्का की पत्नी है, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने मोरमाझी के कोलेरी मौजा में उन्होंने ज़मीन लिया है। और ये आदिवासी के ज़मीनों के जो संरक्षण करते हैं, उस एक्ट का, CNT एक्ट का उल्लंघन है। तो ऐसे में क्या देखते हैं कि एक तरफ दखल दहानी और दूसरी तरफ ये बड़े राजनेता जो बड़े बड़े संपत्ति अर्जित करके बैठे हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है। तो ऐसे में शासन व्यवस्था से कितनी आप कल्पना कर सकते हैं कोई निष्पक्ष होकर काम कर पाएगा? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ये जो जमीन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है जी, ये तो बिल्कुल अगर मान लीजिए होता है, हम कहते हैं कि अगर एक ये प्रावधान है, ये नियम है कि एक थाना का जो व्यक्ति होगा उसी थाने का जमीन को खरीद सकता है। लेकिन रांची थाना का आदमी जाकर के टाटीसिलवे थाना में जमीन खरीद लिया और म्यूटेशन हो गया, तो वो सीओ क्या देखते थे कि जो है वो म्यूटेशन कर दिया। उसको म्यूटेशन नहीं करना चाहिए उसको, कि भाई आप जो है रांची के रहने वाले हैं, या तो उसका सत्यापन करवाना चाहिए कि खरीदारी जो है टाटीसिलवे थाना का है कि नहीं है, विक्रेता टाटीसिलवे थाना है कि नहीं, वो कुछ नहीं देखते हैं। और सीओ जो है उसको म्यूटेशन कर दिया, और म्यूटेशन करके झगड़ा खड़ा, तो झगड़ा खड़ा तो करवा रहे हैं, सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी खड़ा करवा रहे हैं। अब जब मान लिया जाए कि यह प्रावधान है कि इस थाना का आदमी उस थाना में जमीन नहीं खरीद सकता है, तो फिर खरीदा तो फिर कैसे आप म्यूटेशन कर दिए उसको? उसके लिए आपको परमिशन कराना होता है, बहुत सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के जमीन का पेपर अप टू डेट होता है। तो सरकारी महकमा जो बैठा हुआ है, जिनको जमीन को जो है सही खरीद हो रही है कि नहीं हो रही है, बिक्री सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, म्यूटेशन जो हम कर रहे हैं सही है कि नहीं है, तो वो तो झगड़ा वो लोग खड़ा कर रहे हैं गलत ढंग से म्यूटेशन करके। जब वो जो है इस तरह से झगड़ा क्यों हो रहा है भाई? ये तो उनकी कमी की वजह से, वो लोग कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कानून को फॉलो करना है सरकार के जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनको भी सबसे पहले करना है, उसके बाद आम जनता को। यानी माना जाए कि जिसमें जो सीओ जो अंचलाधिकारी है, अंचलाधिकारी की बड़ी भूमिका होती है। तो अंचलाधिकारी कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन के जरिए या प्रभाव के में आकर या ऐसे काम कर रहे हैं जिससे समाज को भी दिक्कत हो रही है और कानून भी तोड़ा जा रहा है। ऐसा क्या मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल वही हो ही रहा है। अभी तो जब से ये झारखंड अलग हुआ, उसमें तो पैसा का काफी लेन देन हो रहा है। झारखंड अलग हुआ झारखंडियों के लिए, आदिवासियों के लिए, तो कुछ तो नेता लोग भी आदिवासी के जमीन पे नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। और ये राजनीति करके जो है इस तरह से लोगों को लड़ाने का काम हो रहा है। प्रशासनिक पदाधिकारी है बैठे हुए, उनको पैसा दे दीजिए, वो सब आपका म्यूटेशन भी हो जाएगा, पेपर भी अप टू डेट हो जाएगा। ये तो रही प्रशासनिक अधिकारियों की बात, लेकिन कई संस्थाएं हैं जैसे केंद्रीय सरना समिति है और कोई सरना समिति है, तमाम जो आदिवासी संगठन है, उन्होंने जो बड़ा नेता है या नेता बनने की चाहत उनमें है, वो एक संगठन खड़ा कर लेते हैं और जमीन विवाद में तो वो जरूर CNT और SPT के नाम पर आदिवासियों की राजनीति करने के लिए कूद पड़ते हैं। तो ऐसे जो संगठन है उनकी कितनी भूमिका आप देख पा रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, उनकी भूमिका जो है, मैं किसी भी संगठन के बारे में नहीं कहूँगा, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैक्सिमम संगठन ये है कि भूमि के नाम पर उनको जो है दोहन करो, और दूसरा है कि आदिवासियों को ये जताओ कि हम तुम्हारे जमीन के लिए खड़ा हो रहे हैं, और उनका उद्देश्य यह है कि आदिवासियों को कलेक्ट करो और आने वाला दिन में जो है कि नेता बनो। तो दो ही इनका जो है मंशा है, एक मंशा है कि इनको जो है कि प्रताड़ित करके कुछ अर्निंग करो, उसके बाद फिर जो है कि नेता बनो, कल MLA MP बनो, चुनाव लड़ो, यही तो मंशा है इन लोगों का। वो लोग थोड़ी चाहते हैं कि जो है आदिवासी का जमीन कैसे खरीद बिक्री हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो सब जानते हैं। और जो कह रहे हैं कि जो है हम आदिवासी का हक और न्याय दिला, वो भी आदिवासी का जमीन का खरीद बिक्री में बिल्कुल लिखते हैं। इन तमाम नेताओं की बात करें, अगर आदिवासी नेताओं की, तो उनका संबंध कहीं ना कहीं जमीन के लेन देन से जरूर दिखाई देता है। बिल्कुल देता है। वही लोग खरीदे बिक्री करवाते हैं, वही लोग म्यूटेशन करवाते हैं, वही लोग सब कुछ कराते हैं, और उसके बाद फिर वही लोग जैसे कि विवाद भी खड़ा करते हैं। उससे क्या होता है, इनको अर्निंग भी होता है और वो नेता भी बनते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? ये समस्या का समाधान देख पा रहे हैं? ये समस्या का समाधान नहीं होगा।
ये खरीद बिक्री चलते ही रहेगा। आज केस किया, कल फिर केस करेगा, परसों खरीद बिक्री होगा। अब चले जाइए ना, यहाँ जो है आपको कंटाटोली में देख लीजिए ना, आज आदिवासी का जमीन को लोग बेच रहा है, खरीद रहा है, और जो घर और मकान बन रहा है। अभी हाल में मैंने देखा एक जमीन वहाँ वेकेंट, हम लोग किसका जमीन है जी? तो नहीं भैया आदिवासी लोग का है। तो क्या बात है? तो नहीं बिक्री का है, कितना लाख रुपये बोलता है कि डिसमिल में बिकेगा। तो अभी तो खुलेआम बेचा जा रहा है आदिवासी का जमीन, और उसमें जो आदिवासी लोग बेचवा रहा है, खरीदवा रहा है। फिर वही लोग एजुटेशन भी खड़ा करेंगे कि आदिवासी की जमीन गैर कानूनी ढंग से लूट लिया तो हड़प लिया। ये सरासर गलत है। कहीं लूटने और हड़पने की बात नहीं है। वो बेचारे आदिवासी हैं, उनको पैसा का जरूरत है, पैसा की जरूरत पर ही जो है वो बेचते हैं और पैसा लेते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि जो CNT एक्ट है वो आदिवासियों की जमीन कम संरक्षित कर रही है? बाकायदे जो गैर आदिवासी लोग जमीन लेते हैं उनका दोहन ज़्यादा उस एक्ट के माध्यम से हो रहा है। देखिए, कानून अपना कानून की बात करता है, और जो खरीदने वाला है खरीदने की बात करते हैं, बेचने वाला खुलेआम जो है कि बेच रहा है। नियम कानून को ताक में खरीद बिक्री का कर रहा है। अभी रांची में जाइए ना, जमीन देखिए ना कितना, जैसे अभी आपने बताया कि कितना जो है कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ आदिवासी का जमीन में, अगर यहाँ से SAR कोर्ट से ऑर्डर भी हो जाता है कि इनको खाली करवाओ, लेकिन पुलिस की यह ताकत नहीं है कि उसको खाली करवा देगा। ये तमाम परिस्थितियां हैं और परिस्थितियों में प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। जब झारखंड में जमीन जंगल ज़मीन की लड़ाई हो रही थी और आंदोलन हो रहे थे, उस समय ज़मीन एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। आज भी ज़मीन बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये ज़मीन का मुद्दा निश्चित रूप से आने वाले समय में झारखंड के लिए नासूर बन सकता है। जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। कई परियोजनाओं को जिस तरह से धराशायी झारखंड के लोगों ने किया है, उसके बाद से ये सवाल बड़ा है कि आखिर आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी लें तो ऐसी स्थिति में क्या इसका समाधान होना चाहिए? क्या गैर आदिवासी आदिवासियों की अगर ज़मीन नहीं खरीदेंगे तो झारखंड में गैर आदिवासी भला कैसे ज़मीन खरीद पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में कई जिलों के जो आंकड़े हमारे पास हैं, आंकड़ों में एक डरावने वाली स्थिति दिखाई देती है, जो अगर आप गौर करेंगे तो रामगढ़ में ये आंकड़ा 2021 का है। रामगढ़ में 59 मामले हैं तो पाकुड़ में 110 मामले हैं। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 37 मामले हैं तो सरायकेला खरसावां में 56 मामले हैं। लेकिन ये मामले सबसे बड़े राजधानी रांची में आकर सिमट जाते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा 3541 का हो जाता है। यानी पूरे राज्य से जो मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं राजधानी रांची का ही योगदान बड़ा होता है। और CNT और SPT एक्ट का ज़्यादातर उल्लंघन इन दो जिलों में, दुमका और राजधानी रांची में होता है, जहां आदिवासियों की ज़मीन को लेकर विवाद भी पैदा होते हैं और हत्याएं भी होती हैं। ऐसे में सरकार अगर जल्द से जल्द इन मामलों का निपटारा करने के लिए कोई कानून नहीं ले आ पाती है, या कानून को सरल नहीं कर पाती है, या प्रशासनिक अधिकारियों को सही निर्देश नहीं दे पाती है, तो आने वाले दिनों में रक्त रंजित धरती राजधानी रांची में दिखाई देगी। तमाम तरह के विवाद दिखाई देंगे, जिससे सामाजिक विवाद भी आने वाले समय में पैदा हो सकते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए ये सरकार के अधिकारी जाने, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है, हमने जो आगाह किया है कि राजधानी रांची में ज़मीन का विवाद बढ़ता जा रहा है और हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन के लिए स्थिति पर काबू पाना अब संभव शायद नहीं दिखाई देता है, और हत्याओं के बाद अपराधी तो पकड़े जाते हैं, लेकिन हत्याओं के जो बीज बोए हुए हैं ज़मीन के अंदर, जो ज़मीन विवाद में, वो शायद ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार कोई और समस्या लेकर हम आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।